हेलो नमस्कार दोस्तों, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का इतिहास का पीडीएफ है। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किए हैं, जिसमें पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया है। आज हम लोग क्लियर करेंगे तीसरा चैप्टर, बंगाल के गवर्नर। तीसरा चैप्टर है बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। तो आइए, भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध से हुआ माना जाता है। यानी भारत में जो ब्रिटिश की प्रभुसत्ता की स्थापना हुआ प्लासी के युद्ध से ही माना जाता है। ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना के बाद ब्रिटिशों ने भारत में शासन प्रशासन चलाने को लेकर बंगाल के गवर्नर पद का सृजन किया। यानी शासन प्रशासन भारत में चलाना है, इसलिए बंगाल में एक गवर्नर पद बनाया गया। पहला गवर्नर जो बने हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने और लास्ट गवर्नर, बंगाल का लास्ट गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बने। यानी वारेन हेस्टिंग्स जो है लास्ट गवर्नर बने बंगाल का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर का कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया। यानी उनका गवर्नर का जो अधिकार था, उस शक्ति थोड़ा सा बढ़ गया और उसका पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। शक्ति में थोड़ा सा इजाफा किया और जो गवर्नर था उसी का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया 1773 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स बने और अंतिम गवर्नर भी बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स ही थे और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। वहीं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बने। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बने। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसी का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बने। यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेटिंग थे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेटिंग को बनाया गया। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने। उसके बाद 1858 के भारत परिषद अधिनियम आया। 1857 की क्रांति के जस्ट बाद जो है 1858 के भारत परिषद अधिनियम आया, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, तो वहीं भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बना। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बना। आज़ादी के बाद भारत के वायसराय का पद नाम बदलकर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। स्वतंत्रता के बाद जो वायसराय का पद था उसी को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। यानी स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। अब बंगाल के गवर्नर जितने भी थे वो सभी का काम क्या क्या है वो सभी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जो है 1757 से लेकर 1773 ईस्वी तक रहे हैं। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना है। तो पहले बंगाल के गवर्नर क्लियर करेंगे। सबसे पहले थे रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 60 तक रहे हैं। उसके बाद इनका एक कार्यकाल और 1765 से 67 तक रहे हैं ये। तो ये कंपनी के अधीन सेवा में क्लर्क के तौर पर शामिल हुए, लेकिन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर इन्होंने कंपनी के अधीन सर्वोच्च पद प्राप्त किया। यानी पहले क्लर्क के रूप में आए थे, बाद में इनकी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण इनको गवर्नर बनाया गया। इन्हें हीरो ऑफ अर्काट कहा जाता है। यानी अर्काट का हीरो कहा जाता है इन्होंने ही प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया और जीत दिलाया। इन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। यानी ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में
रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में यही नेतृत्व किए थे। इंग्लैंड के पीएम विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी के इलाहाबाद के संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार दिलाया था। 1764 के बक्सर के युद्ध के जस्ट बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। उसी संधि के तहत अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में टैक्स वसूल करेगा ऐसा अधिकार दिलाया था। क्लाइव ने कर की वसूली को लेकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जब कर की वसूली होने लगा तो क्लाइव ने कर की वसूली को लेकर बंगाल का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया, बिहार का उप दीवान राजा सिताब राय को बनाया और उड़ीसा का उप दीवान राय दुर्लभ को बनाया। यानी जब कर की वसूली होने लगा तो बंगाल का उप दीवान मोहम्मद रजा खां, बिहार का उप दीवान राजा सिताब राय और उड़ीसा का उप दीवान राय दुर्लभ को बनाया। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। बंगाल में 1765 से 1772 ईस्वी तक द्वैध शासन लागू रहा। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया और 1765 में लागू हुआ। 1772 तक ये द्वैध शासन दोहरा नियम चलते रहा। आगे आता है बेंसी टार्ट। इसके बाद बेंसी टार्ट बनता है 1760 से लेकर 64 तक। इसी के समय में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बेंसी टार्ट ही थे गवर्नर जब बक्सर का युद्ध हुआ था, लेकिन बक्सर के युद्ध में जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। इसके बाद आता है बरे लास्ट आता है 1767 से 1769 तक इसका शासनकाल रहा है। इसके समय में 1767 से 69 के दौरान प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। बरे लास्ट के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। उसके बाद आता है कार्टियर 1769 से 72 तक रहा था। इसी के समय में 1770 ईस्वी में बंगाल में प्रथम वरा अकाल पड़ा था। वारेन हेस्टिंग्स आता है। उसके बाद 1772 से 73 तक रहता है। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर बने। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर बने। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन जो चल रहा था इन्होंने समाप्त कर दिया 1772 में। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बंगाल के पहला गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स को ही बनाया गया। 1772 से 1785 तक रहे ये। वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वप्रथम एक क्लर्क के तौर पर शामिल हुआ, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वो कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। बाद के वर्षों में बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स के समय में होने वाला प्रमुख युद्ध निम्न है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कौन कौन से युद्ध हुआ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1775 से 82 के बीच। 1775 से 82 तक का दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1782 में हुआ और ये सालवाई की संधि से तहत समाप्त हुआ। यानी सालवाई की संधि 1782 में हुआ, जिस कारण से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। 1780 से 84 ईस्वी के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1780 से 84 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि से हुआ। 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है। ब्रिटिश भारतीय धर्म ग्रंथों को समझाने, यानी ब्रिटिश भारतीय जो है धर्म ग्रंथों को समझाना चाहता था। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स के समय में भारतीय धर्म ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होना प्रारंभ हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के समय निम्न धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। सबसे पहले आधुनिक विधि निर्माता मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया।
भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है विलियम विल्किंस ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित किया गया था। द बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। वारेन हेस्टिंग्स के समय 1784 ईस्वी में विलियम जॉन ने कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। विलियम जॉन ने कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में। वारेन हेस्टिंग्स के समय में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया। प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश सरकार की खजाना को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कलकत्ता लाया गया और वारेन हेस्टिंग्स कर की वसूली को लेकर इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया था। पड़ोसी राज्यों को लेकर वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग ऑफ फेंस या घेरे की नीति को अपनाया। वारेन हेस्टिंग्स ने कर की वसूली करने को लेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व बोर्ड का गठन किया और 5 अलग अलग शहरों में चुंगी कर यानी टैक्स ऑफिस बनवाया। पहला ढाका, पटना, कलकत्ता, हुगली और मुर्शिदाबाद। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई। वारेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार नामक निर्दोष ब्राह्मण को गलत आरोप में फंसाकर फांसी पर लटका दिया गया। इस हत्याकांड को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1784 में पीट इंडिया एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट का विरोध करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने पद से त्यागपत्र दे दिया और लंदन वापस लौट गए। लंदन में एडमंड बर्क नामक संसद के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया, लेकिन 1795 ईस्वी में उन्हें सभी आरोपों से मुक्त घोषित कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 ईस्वी तक शासनकाल रहा है इनका। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी का कार्यकाल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के तरफ से भाग लिया था, लेकिन उसमें ब्रिटिशों की हार हुई। तत्पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। कॉर्नवालिस ने भारत में आक्रामक नीति अपनाई। इन्हीं के समय में 1790 से 92 ईस्वी के दौरान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। युद्ध जीतने के बाद कॉर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही शत्रु को पंगु बना दिया। कॉर्नवालिस ने भारत में शासन चलाने को लेकर कानून का एक संहिता तैयार किया, जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहा गया है। यह संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस ने कर की वसूली को लेकर 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त के अंतर्गत कर की वसूली जमींदार किया करता था, जिस कारण इसे इजारेदारी प्रथा भी कहा गया। साथ ही साथ इसे इस्तेमरारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। सूर्यास्त कानून का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से ही है। सूर्यास्त कानून का संबंध भी अस्थायी बंदोबस्त से है।
सूर्यास्त कानून की चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गण देवता में किया है। ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गण देवता में किया है। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत किसान और कंपनी के राजकोष के बीच जमींदार जैसे बिचौलिया हुआ करता था। किसान और कंपनी के बीच में एक जमींदार हुआ करता था जो किसानों से टैक्स वसूल करके अंग्रेजी के ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। इस व्यवस्था में यह तय नहीं था कि जमींदार किसान से कितना कर वसूली करेगा, लेकिन जमींदार किसान से जितना भी कर वसूली करता था उसका 90% कंपनी को यानी कंपनी के राजकोष में देता था तथा 10% अपने पास रखता था। जमींदार किसानों से टैक्स वसूलता था, जितना भी वसूलता था उसका 90% कंपनी को मिलता था और 10% खुद रखता था। अस्थाई बंदोबस्त संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 19% भूभाग पर लागू था। 19% पे अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। यह बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में यह लागू था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिलों में थाना का गठन किया और थाना में दरोगा की नियुक्ति कराई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही हर जिला में थाना का गठन किया और उस थाना में एक दरोगा का भी नियुक्ति करवाई, कॉर्नवालिस ने ही। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला गवर्नर है सर जॉन शोर, यानी सर जॉन शोर, जो कि 1793 से 98 तक रहा है। 1793 से 98 तक रहा है। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसके समय इलाहाबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इन्हीं के समय 1795 में खुर्दा का युद्ध हुआ। खुर्दा का युद्ध हैदराबाद के निज़ाम और मराठा पेशवा के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठा पेशवा की जीत हुई। खुर्दा के युद्ध में मराठा पेशवा की जीत हुई। सर जॉन शोर ने अस्थाई बंदोबस्त को प्रारूप तैयार किया था। अब हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा है। 1798 से 1805 ईस्वी तक वेलेस्ली रहा है। यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। इनके समय में ही 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। तत्पश्चात मैसूर को जीतकर 1799 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इन्होंने ही 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसके समय में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली को जीत लिया गया और इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल हुआ। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई उसे सहायक संधि कहा गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो नीति अपनाई उस नीति को सहायक संधि कहा गया। वेलेस्ली से पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग पहले किया था। वेलेस्ली द्वारा जारी किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद का निज़ाम, जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। मैसूर और तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध भी 1801 ईस्वी में हस्ताक्षर किया। पेशवा 1802 ईस्वी में हस्ताक्षर किया। बरार और भोसले 1803 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। सिंधिया 1804 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इंदौर के होलकर शासक ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कॉर्नवालिस पुनः बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, लेकिन शीघ्र ही उसका निधन हो गया और फिर उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दफना दिया गया। सर जॉर्ज वारले का कार्यकाल जो है 1805 से 1807 तक रहा है। इसके समय में सबसे बड़ी घटना 1806 ईस्वी में होने वाला बेल्लोर का सिपाही विद्रोह है। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो 1806 में हुआ है वो जॉर्ज वारले के समय में हुआ था। यह विद्रोह बेल्लोर के सिपाहियों ने इसलिए किया
इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज़ों ने सिपाहियों को माथा पर टीका लगाने और कान में बलिया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। माथा पर टीका लगाने और कान में बलिया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण से वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के समय मद्रास के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। मद्रास के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया। आगे लॉर्ड मिंटो के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये मिंटो प्रथम है, 1905 में जो बनता है मिंटो द्वितीय है, ये मिंटो प्रथम है। अभी 1807 से लेकर 13 तक रहा है मिंटो प्रथम। इसके समय का प्रमुख घटनाएं 1809 ईस्वी में हुए अमृतसर की संधि। मिंटो प्रथम के समय में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई है। यह संधि रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था। इन्हीं के समय में 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है 1813 से 1823 तक शासनकाल रहा है। यह साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई उसे फॉरवर्ड पॉलिसी या विस्तारवादी नीति कहा गया। इन्होंने मराठों के सबसे बड़े सहयोगी पिंडारियों का दमन किया। यही घटना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण बना। पिंडारियों का दमन किया और पिंडारियों के दमन ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इन्हीं के समय में 1816 से 1819 ईस्वी के दौरान तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई। इन्होंने संपूर्ण मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इन्हीं के समय में 1814 से 16 ईस्वी के दौरान आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल 1814 से 16 में हुआ। हेस्टिंग्स के समय में इस युद्ध की समाप्ति 1816 ईस्वी में हुआ। सुगौली के संधि के तहत सुगौली के संधि 1816 में हुआ, जिस कारण से आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 1823 से 28 ईस्वी तक रहा है। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल के दौरान 1824 से 26 ईस्वी के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1826 में हुआ, जो कि यानडूब की संधि के तहत 1826 में आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति हुआ। इस युद्ध की शुरुआत के समय बंगाल के बैरकपुर के सिपाहियों ने बर्मा जाने के प्रश्न पर 1824 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, जिसे बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। ये 1857 वाला बैरकपुर का सिपाही विद्रोह नहीं है। ये जो है 1824 का जो है बर्मा जाने के लिए कहा गया था, जिस कारण से विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने आसानी से दबा दिया। उस समय समुद्र पार जाना यानी समुद्र पार करना पाप माना जाता था। समुद्र पार करना भारतीयों के लिए पाप माना जाता था। उस समय कहा जाता था कि यह धर्म की हानि होती है। इसीलिए समुद्र पार कर बर्मा जाने के प्रश्न पर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। लॉर्ड विलियम बेटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा है। ये एक साम्राज्यवादी और सुधारवादी गवर्नर जनरल हुए। ये सबसे पहले मद्रास के गवर्नर बनाए गए थे, बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए और अंततः 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इन्हें सुधारवादी गवर्नर जनरल इसीलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया तथा कर्नल सिलीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत कर दिया। ठग लोग देवी काली की पूजा किया करते थे। इन्हें साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने मैसूर, कुर्ग, कछार जैसे क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मैसूर, कुर्ग और कछार जैसे क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। इन्हीं के समय में मैकाले आयोग की सिफारिश पर 1835 ईस्वी में
भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि मैकाले के 1835 के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। विलियम बेंटिंक के समय में ही 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। चार्ल्स मेटकाफ का शासनकाल 1835 से लेकर 1836 तक रहा है। इन्होंने भारतीय प्रेस पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, जिस कारण इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक रहा है। इसके समय में ही ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया गया। इन्हीं के शासनकाल के समय मेडिकल की तैयारी करने वाले भारतीय छात्रों को ब्रिटिश संसद ने विदेश जाने की अनुमति प्रदान की। यानी मेडिकल करने के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की। इन्हीं के समय में 1839 ईस्वी से 42 ईस्वी के दौरान प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, जिसमें जगह जगह ब्रिटिशों की हार हो रही थी। इसलिए लॉर्ड ऑकलैंड को वापस ब्रिटेन बुला लिया गया और फिर उसके स्थान पर अगला गवर्नर जनरल बनाकर लॉर्ड एलनबरो को भेजा गया। लॉर्ड एलनबरो है 1842 से 44 तक इसका शासनकाल रहा है। इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल अफगान में अंग्रेज़ों की जीत हुई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई लॉर्ड एलनबरो के समय में। इन्होंने सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इन्हीं के समय में 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ। इन्हीं के शासनकाल से रविवार को छुट्टी देने की प्रथा की शुरुआत हुई है। लॉर्ड एलनबरो के समय में ही रविवार को छुट्टी देने की प्रथा की शुरुआत हुई है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 तक शासनकाल रहा है। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है। हार्डिंग प्रथम के समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है। यह युद्ध जो है 1845 से 46 में हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति 1846 में हुआ लाहौर की संधि के तहत। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि 1846 के तहत हुआ। इन्होंने उड़ीसा में रहने वाली खोंड जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा को समाप्त किया। खोंड जनजाति जो कि उड़ीसा में रहता था, उसमें एक प्रचलित प्रथा थी नर बलि प्रथा, उसको समाप्त किया। नर बलि प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत खोंड जनजाति के लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर, स्वस्थ और विद्वान मानव की बलि देता था। सुंदर, स्वस्थ और विद्वान एक अच्छा मानव का बलि दिया जाता था, जिसको समाप्त किया गया हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 तक रहा है। 1848 से 56 तक रहा है। डलहौजी एक साम्राज्यवादी और सुधारक गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रो ब्राउन रैमजे था। इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया। इन्होंने ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर के एक नीति अपनाई, जिसे गोद निषेध प्रथा, राज हड़प नीति या अपहरण नीति या व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इस नीति को, डलहौजी की जो नीति अपनाया गया था, उसको गोद निषेध नीति भी कह सकते हैं। गोद निषेध नीति यानी गोद लिया हुआ बच्चा शासक नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता। राज हड़प नीति या अपहरण नीति या व्यापकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। वैसी नीति जिसके तहत देसी रियासत के राजा महाराजा को पुत्र जो गोद नहीं लेने की घोषणा की गई है, इसे ही ये वैसी नीति है जिसके तहत रियासत के राजा महाराजा को पुत्र गोद नहीं लेने की घोषणा की गई है। इसे ही गोद निषेध प्रथा कहा गया है। इस नीति के तहत जिस राजा के अपने पुत्र नहीं होते थे, उनके निधन होने के बाद उसका राज को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अगर किसी राजा का पुत्र नहीं है
तो वो किसी दूसरे पुत्र को गोद लेकर के उसको राजा नहीं बना सकता है, वो राज जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये था राज हड़प नीति को पहला शिकार जो है 1848 ईस्वी में सतारा बना। राज हड़प नीति का पहला शिकार सतारा बन गया 1848 में। 1849 ईस्वी में जैतपुर, संभलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी, 1854 ईस्वी में नागपुर को जीतकर गोद निषेध प्रथा के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1855 ईस्वी में गोद निषेध प्रथा के तहत राजस्थान की करौली को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। 1855 ईस्वी में गोद निषेध प्रथा के तहत ही राजस्थान के करौली को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, लेकिन उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। जेम्स अगस्ट्रम के रिपोर्ट के आधार पर ये बनाते हुए कुशासन का आरोप लगाकर रिपोर्ट को आधार बनाते हुए यानी जेम्स अगस्ट्रम के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1848 से 49 ईस्वी के दौरान इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई तथा डलहौजी ने 1849 ईस्वी में सिख शासित क्षेत्र पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। डलहौजी के समय में ही 1851 से 52 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851 से 52 में डलहौजी के समय में हुआ। डलहौजी के समय में ही पहली बार भारत के महाराष्ट्र राज्य में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली। भारत में रेलवे का जनक या पिता कहा जाता है डलहौजी को। डलहौजी के समय में ही 1854 ईस्वी में पहली बार डाकघर अधिनियम पारित हुआ। डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच आया, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। डलहौजी ने मराठा पेशवा को पेंशन देना बंद कर दिया। डलहौजी ने बंद कर दिया था। डलहौजी के समय में 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। डलहौजी के समय में सिद्धू कान्हू और चांद भैरव द्वारा 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक रहा है। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। 1857 की क्रांति के बाद जो पद था वो वायसराय में बदल गया, जिस कारण से प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। और उससे पहले 1857 की क्रांति हुआ था, उस समय भी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। इसके समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ। इसके समय में ही वुड डिस्पैच के सिफारिश पर लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन किया गया। यानी इसके समय में ही वुड डिस्पैच के सिफारिश पर लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर मुंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन किया गया। इन्हीं के समय में 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को विवाह करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम को पारित करवाने में भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अहम योगदान रहा है। भारत का वायसराय 1857 के बाद भारत का वायसराय बनने लगा। तो सबसे पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग सबसे अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी था। और 1857 की क्रांति के बाद जब पद वायसराय का हो गया तो पहला वायसराय भी बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग के समय 1858 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना की गई।
इन्हीं के समय 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता अधिनियम पारित हुआ। भारतीय दंड संहिता आया लॉर्ड कैनिंग के समय में 1860 में। इन्हीं के समय में 1860 ईस्वी में भारत में जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पहली बार पेश किया गया। साथ ही साथ भारत में आयकर लागू किया गया। इन्हीं के समय में 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। हुई। लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल 1862 से 64 तक रहा है। इसके द्वारा किया गया सबसे प्रमुख काम बहावी आंदोलन का दमन किया जाना था। यानी लॉर्ड एल्गिन द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काम जो था बहावी आंदोलन का दमन किया। इन्हीं के समय में 1862 ईस्वी में मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में हाईकोर्ट का गठन किया गया। इन्हीं के समय में 1862 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाईकोर्ट का गठन किया गया। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक रहा है। जॉन लॉरेंस। इनके समय 1865 ईस्वी में भूटान युद्ध हुआ। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे इतिहास में शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं के समय में 1866 ईस्वी में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। इन्हीं के समय में 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन किया गया। जॉन लॉरेंस के समय में 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन किया गया। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक रहा है। इन्होंने भारतीय युवराजों को शिक्षा देने के उद्देश्य से राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया। इन्होंने कृषि विभाग का गठन किया। इन्हीं के समय में भारत में पहली बार 1872 में जनगणना हुई, लेकिन ये नियमित नहीं था जनगणना। पहली बार 1872 में मेयो के समय में ही जनगणना हुआ था। इन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की। ये एक ऐसे वायसराय हुए जिनका पद पर रहते हुए हत्या किया गया। इसकी हत्या 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में शेर अलीर अफरीदी नामक एक अफगानी ने किया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक इसका शासनकाल रहा है। इसके समय में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ, जिसे इन्होंने दबा दिया। इन्हीं के समय में सुएज कैनल यानी सुएज नहर के खुलने के कारण भारत और यूरोप के बीच दूरी में कमी हुई, जिस कारण इंडिया और यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। इन्हीं के समय में 1872 ईस्वी में विवाह के न्यूनतम उम्र निर्धारित करने को लेकर नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत लड़का का विवाह का उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़की के विवाह का उम्र कम से कम 14 वर्ष निर्धारित किया गया। इन्हीं के समय में बड़ौदा के महालराव गायकवाड़ को कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया गया। इन्हीं के समय में 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। यही कॉलेज वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। लॉर्ड लिट्टन का शासनकाल 1876 से 1880 तक रहा है। ये एक कवि और साहित्यकार था। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने को लेकर ओवन मेरिडिथ का उपनाम दिया गया था। इन्होंने सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शामिल होने के उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इनके समय में 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में आया था। अगर कोई भी समाचार पत्र अपनी लैंग्वेज में यानी भारतीय भाषा में या फिर उस देसी लैंग्वेज में नहीं छप सकता था, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में छपता था। इन्हीं के समय में 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय लोगों से शस्त्र रखने के अधिकार छीन लिया गया। भारतीय लोग शस्त्र नहीं रख सकते थे। इन्हीं के समय में 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ।
प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को हुआ, लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। इसके तहत क्वीन विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 84 रहा है। ये भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय रहे हैं। कांग्रेस के 1909 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया गया है। इस अधिवेशन का अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। इन्होंने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की उम्र को घटाकर 21 वर्ष से बढ़ाकर फिर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया है। इसके समय में ही 1881 ईस्वी से भारत में नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई। 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना शुरू हुई। अब लगातार 10 वर्ष पे जनगणना होगी। इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इनके समय में 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया, जिस कारण से फिर से भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपने लगा। 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था, जिस कारण से कोई भी समाचार पत्र स्थानीय भाषा में नहीं छपता था, सिर्फ अंग्रेजी में छपता था। लेकिन उसी को समाप्त कर दिया लॉर्ड रिपन ने 1882 में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम आया, जिसके तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा यह भी प्रावधान किया गया कि 7 से 12 वर्ष के उम्र के बच्चों को 9 घंटा से ज़्यादा कारखाना में काम करने को लेकर प्रतिबंधित कर दिया गया। ध्यान रहे कि प्रथम कारखाना अधिनियम नील उद्योग, कॉफ़ी उद्योग, चाय उद्योग के क्षेत्र में लागू नहीं था। ये जो प्रथम कारखाना अधिनियम अभी आया था वो चाय उद्योग, नील उद्योग और कॉफ़ी उद्योग में लागू नहीं था। लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल के जरिए भारतीय मूल के न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया कि वे यूरोपीय लोगों के मामले में सुनवाई कर सकता था, लेकिन इसको लेकर अंग्रेज ने विरोध किया। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से लेकर 88 तक रहा है। लॉर्ड डफरिन के समय में ही 28 दिसंबर 1885 को NIC की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। यह युद्ध के जरिए अंग्रेज़ों ने बर्मा को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इन्हीं के समय में बर्मा से युद्ध हुआ था, यानी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को भारतीयों में मतलब भारत में मिला लिया, यानी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इन्होंने ही कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में भाग लेने वाले कांग्रेसी सदस्यों को भोजन करवाया, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है। डफरिन ने ही भोजन करवाया, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है। ये 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में करवाया था। इन्होंने यह कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ाया कि कांग्रेस अल्पसंख्यक या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। लॉर्ड लैंसडाउन, इसका शासनकाल 1888 से 94 तक रहा है। इसके समय में 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि एक दिन में महिलाएं कारखाना में 11 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेगी, यानी महिलाएं एक दिन में 11 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेगी। यह भी प्रावधान किया गया कि सप्ताह में एक दिन मजदूरों को छुट्टी दिया जाएगा। इन्हीं के समय में 1891 ईस्वी में सम्मिलित आयु अधिनियम इन्हीं के समय 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत लड़की की विवाह का उम्र कम से कम, यानी विवाह का कम से कम 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत लड़की के विवाह का कम से कम 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया। पहले 14 वर्ष हुआ था, उसके बाद फिर अब 12 वर्ष कर दिया। अब इसका विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किए। यह अधिनियम बहरामजी मालावारी के प्रयास से पारित हुआ था।
इन्हीं के समय में 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। इन्हीं के समय में 1893-94 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन खींचा गया। 1893-94 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच। यह रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो शासनकाल रहा है 1894 से लेकर 1898 तक रहा है। इसके समय में प्लेग अधिकारी रैंड और अयस्ट की हत्या चापेकर बंधु के द्वारा कर दी गई। यह भारत में अंग्रेजों को होने वाली प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। इन्होंने यह कहा भारत को तलवार के बल पर जीता गया है। और इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और रक्षा भी तलवार के बल पर ही की जा सकती है। इन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का धूल बतलाते हुए कहा कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य किसी भी शर्त पर खोना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ब्रिटिश साम्राज्य भारत खो देता है तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा, एल्गिन द्वितीय ने कहा था। इसके बाद लॉर्ड कर्जन है 1899 से 1905 तक। सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन हुए। इनकी अलोकप्रियता का सबसे अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन हुए। इनकी अलोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसके द्वारा 1905 ईस्वी में किए गए बंगाल का विभाजन है। इस घटना ने भारत में उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम थे और हिंदू कम था। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा हिंदू थे और मुस्लिम कम था। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को भारत का यानी आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। लॉर्ड कर्जन को बायोग्राफी रोनाल्ड्स नामक विद्वान ने लिखा है। लॉर्ड कर्जन की इसकी बायोग्राफी रोनाल्ड्स नामक विद्वान ने लिखा है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए कर्जन ने कहा कि कांग्रेस महल भरभरा कर गिरने वाली है। कांग्रेस की जो महल है वो भरभरा कर गिरने वाली है। हमारी इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में कांग्रेस का साथ दे सकूं। कलकत्ता नगर निगम की आलोचना करते हुए कर्जन ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं भारत के वायसराय पद से त्याग पत्र दे दूं और कलकत्ता नगर निगम का मेयर बन जाऊं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए कर्जन ने कहा कि पूर्व के देशों में विश्वविद्यालयों में छात्रों को डिग्रियां नहीं मिलती हैं। लॉर्ड कर्जन के समय टॉमस रैले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग, एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और मैनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। ये कर्जन के समय में ही गठन किया गया था। शिक्षा आयोग, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग और पुलिस आयोग। कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। कर्जन 1903 ईस्वी में फारस गए। फारस और अफगानिस्तान के बीच मामला सुलझाने को लेकर मैकमोहन को नियुक्त किया। केंद्रीय गुप्तचर संस्था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। लॉर्ड कर्जन सत्ता के विकेंद्रीकरण और निरंकुश शासन के पक्षधर थे। बंगाल विभाजन के कारण लॉर्ड कर्जन और उस समय ब्रिटिश सेनापति किचनर के बीच विवाद हो गया, जिस कारण अगस्त 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन अपने पद से त्यागपत्र देकर वापस लंदन चला गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक रहा है। इसके समय की प्रमुख घटनाएं निम्न हैं।
बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन हुआ। बंगाल विभाजन हुआ तो उसके विरोध में स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। मिंटो द्वितीय की प्रेरणा से ही 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। एक पार्टी बना मुस्लिम लीग ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। इन्हीं के समय में 1907 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ। इस अधिवेशन के क्रम में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़े, जिसे सूरत फूट कहा जाता है। गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। कांग्रेस दो भाग में गरम दल और नरम दल में बट गया। इन्हीं के समय में 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी हुआ। इन्हीं के समय में 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को माना जाता है। खुदीराम बोस बम फेंके थे, मुजफ्फरपुर में बम कांड में पकड़ा गए थे, जिस कारण से इन्हें फांसी हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल रहा 1910 से 1916 तक। प्रमुख घटनाएं निम्न हैं इनमें। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को हुआ था हार्डिंग द्वितीय के समय में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ हार्डिंग द्वितीय के समय में। बंगाल की पुनर्विभाजन हुआ और एक अलग प्रांत बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाया गया। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता था, उसके बाद 1912 में ही दिल्ली बनाया गया। जब हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उन पर बम फेंका गया, लेकिन वे बच गए। इन्हीं के समय में 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इन्हीं के समय में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक शासनकाल रहा है इसका। इसके समय की प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन हुआ। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेरा सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेरा सत्याग्रह हुआ था चेम्सफोर्ड के समय में ही। वर्ष 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ चेम्सफोर्ड के समय में ही। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ चेम्सफोर्ड के समय में ही। 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ चेम्सफोर्ड के समय में ही। अगला है लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल 1921 से 26 तक रहा है। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसके समय घटित होने वाली प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। इसके समय चौरी चौरा कांड हुआ, जिस कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन के स्थगन का विरोध करते हुए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक नया पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया, क्योंकि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था जब आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन की वजह से स्थगन की वजह से ही क्रांतिकारियों का उदय हुआ। जैसे क्रांतिकारी ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया गया। इसी क्रांतिकारी संगठन के प्रयासों से 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड योजना बना। काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। अगला है लॉर्ड इरविन। ये 1926 से लेकर 31 तक शासनकाल रहा है इरविन का। लॉर्ड इरविन के समय 8 नवंबर 1927 को लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। इरविन ने ही सुझाव दिया कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया जाए। लॉर्ड इरविन के समय में 3 फरवरी
28 को 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ। 8 नवंबर को 1927 को गठन हुआ था लंदन में और 3 फरवरी 1928 को भारत में आगमन हुआ साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सातों के साथ गोरे थे, इसीलिए इसे गोरा कमीशन भी कहा जाता है। यह आयोग काम करने के बाद अपना रिपोर्ट 1930 में दिया। साइमन कमीशन जब यहाँ काम किया उसके बाद अपना रिपोर्ट 1930 में दिया। लॉर्ड इरविन के समय में ही गुजरात में बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। लॉर्ड इरविन के समय में ही गुजरात में बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। इन्हीं के समय में कांग्रेस ने वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया। इन्हीं के समय में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार से 11 सूत्री मांग की जिसे स्वीकार नहीं किया गया, जिस कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। इन्हीं के समय में 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ। अगला है लॉर्ड बेलीगटन। बेलीगटन जो है 1931 से लेकर 36 तक रहा है। बेलीगटन 1931 से 36 तक रहा है। इन्होंने कांग्रेस के 1915 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। बेलीगटन कांग्रेस के 1915 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। इसके समय में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए। इसके समय जनवरी 1932 में द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। द्वितीय चरण दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में जब शुरू हुआ उस समय बेलीगटन ही था। इन्हीं के समय में वर्ष 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित भी हुए। इन्हीं के समय बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 में आया था। इन्हीं के समय 1935 में भारत शासन अधिनियम भी पारित हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1936 से 43 तक रहा है। इसके समय कुछ महत्वपूर्ण घटना निम्न है। पहली बार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव वर्ष 1937 में हुआ। उस समय लिनलिथगो ही था। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ। इन्होंने अगस्त 1940 में भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया है। 1940 ईस्वी में भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। लिनलिथगो ही था। इसके समय में ही महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इन्हीं के समय में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। इन्हीं के समय में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। उसके बाद लॉर्ड बेवेल, लिनलिथगो के बाद बेवेल आया जो कि 1944 से 47 तक 1944 से 47 तक रहा है बेवेल। इसके समय कुछ प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। बेवेल के समय ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ। इन्हीं के समय जनवरी 1946 ईस्वी में नौसैनिक विद्रोह हुए। फरवरी 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ। इसी के समय में मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ बेवेल के समय में ही 1946 में। इन्हीं के समय में संविधान सभा का गठन हुआ। इन्हीं के समय 16 अगस्त 1946 को भारत में दंगा की शुरुआत हुई। दंगा लॉर्ड बेवेल से नहीं संभल रहा था, जिस कारण इन्होंने ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली के नाम खत लिखा और कहा कि हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि भारत का भविष्य भारत के लोगों के भाग पर छोड़कर वापस लौट जाए। इसी घटना को ही इतिहास में ब्रेकडाउन पॉलिसी कहा जाता है। इसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन जो कि फरवरी 1947 से जून 1948 तक रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से जून 1948 तक रहा था।
इन्हीं के समय में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। माउंटबेटन ही था जब भारत की आज़ादी हुआ। इन्हीं के समय में 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इन्हीं के समय 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा खींचा गया जिसे रेड क्लिफ कहा गया। इन्हीं के समय 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन अब लंदन वापस चले गए। ये गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड माउंटबेटन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बैठे, जो कि प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। ये तीसरा चैप्टर था। तीसरा चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। चौथा चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।